नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। बहुत स्वागत है आपका शख्सियत में। शख्सियत में आज हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो राजस्थान के युवाओं के सपने को पूरा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। ऐसे बेरोजगार जो सपना देख रहे हैं रोजगार मिलने का। और सबसे बड़ी बात है कि आरपीएससी जो नवाचार कर रही है वो देश भर में जाना जा रहा है, उसकी मिसाल दी जा रही है। जी हाँ, हमारे बीच में मौजूद हैं आरपीएससी चेयरमैन डॉक्टर शिव सिंह राठौर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। शख्सियत के लिए आपने वक्त निकाला, लेकिन सबसे अहम सवाल आपसे यही है कि यंगस्टर्स की हम बात जब करते हैं, सबसे यंगेस्ट सदस्य आरपीएससी के आप रहे, यंगेस्ट आप चेयरमैन हैं। युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए क्या आप बेहतर अभी कर रहे हैं और क्या आगे की रणनीति रहेगी? ये तो इसका आकलन आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कि आप हमें युवा चेयरमैन और युवा अध्यक्ष के रूप में किस तरह से कितने नंबर देना चाहते हैं। परंतु ये बात सत्य है कि अपना जो देश है युवाओं का देश है और आज का युवा कल के भारत का निर्माण करने वाला है। तो जब युवा कोई भी व्यक्ति जो होता है वो उम्र से युवा नहीं होता है, वो अपने काम से युवा होता है। किसी भी उम्र में व्यक्ति आता है तो एज इज जस्ट ए नंबर। जहाँ युवा अपने सपनों के साथ आता है और हमारे साथ संवाद करता है तो उस युवा बेरोजगार को लगता है कि मेरी कोई सुनने वाला यहाँ पर है। बिल्कुल। आरपीएससी में अपने 6 साल के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? आरपीएससी का जो 6 साल का मेरा सफल रहा है तो इसमें 2 ही शब्दों में कहूँगा, आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी ऑल्सो। हैप्पी इसलिए कि मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को, लर्न करने को मिला। जो हमारे यहाँ विद्वान आते हैं, जो हमारे यहाँ कर्मचारी अधिकारीगण हैं, मेरे सहयोगी जो सदस्यगण हैं, इन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने लाइफ में काफ़ी कुछ यहाँ से लर्न किया। सेटिस्फैक्ट्री मैं इसलिए कहूँगा कि जो मेरे दिल के अंदर थी जब मैंने आरपीएससी ज्वाइन किया कि यहाँ पर ये नवाचार होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसीज होनी चाहिए, उन सारे नवाचारों को मैं अपने इस कार्यकाल के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाया। जो मेरा एक सपना था उस सपने को साकार कर पाया। और जिस ट्रांसपेरेंसी से हमने काम किया, जिस नवाचारों से हमने काम किया, युवाओं में विश्वास बढ़ा, क्योंकि युवाओं के आस्था का मंदिर है। तो उसके अंदर उनकी आस्था दृढ़ हुई और संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर अनेकों लोक सेवा आयोग इसको बहुत ही हाई रैंकिंग के साथ देखते हैं। बिल्कुल। आरपीएससी के सदस्य के तौर पर हम देखें या आरपीएससी के चेयरमैन के तौर पर देखें, डॉक्टर शिव सिंह राठौर को हर कोई जानता है, लेकिन डॉक्टर शिव सिंह राठौर के हम उस अनछुए पहलू को ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जो सामने नहीं आया। मैं तो एक खुली किताब की तरह हूँ, आई एम एन ओपन बुक, है ना। तो इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, कोई भी छिपा हुआ नहीं है। परंतु यदि आप देखें काम के प्रति डेडिकेशन, तो मुझे 2 चीज़ें पसंद है। पहले चीज़ तो काम परफेक्शन के साथ होना चाहिए और दूसरा जो काम है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो तिथि निर्धारित की है उसके आगे उसको हम बढ़ाए जा रहे हैं। और पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मेरी हॉबीज़ की अगर हम बात करें तो ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग एंड लर्निंग द लॉन टेनिस, ये मेरी हॉबी है। ये शायद पता नहीं होगा बहुत सारे हमारे दर्शकों को, क्योंकि एक आरपीएससी का चेयरमैन के तौर पर एक प्रारूप हर किसी और खासतौर से युवाओं में एक जहन में एक अलग ही तस्वीर बनती है। शायद उस तस्वीर को बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन सर, एक अहम बात है, देखिए आरपीएससी के सदस्य आप रहे, उस दौर पर भी काम किया, चेयरमैन की जब जिम्मेदारी मिली वो भी आपने निभाया, लेकिन इन दोनों पद में रहते हुए, दोनों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए क्या आप समानता दोनों में पाते हैं और क्या अंतर? मेंबर और चेयरमैन जब काम करता है तो इसमें इतना ही फ़र्क है कि जहाँ वर्ड चेयरमैन लगता है, ही कम्स इन द रोल ऑफ द लीडर। वो लीडरशिप उसके अंदर होनी चाहिए, तो अपनी टीम को साथ लेकर चलें। जब मेंबर की बात करते हैं तो ही इज़ ए पार्ट ऑफ द टीम। टीम के बिना लीडर नहीं है और लीडर के बिना टीम नहीं है। तो दोनों में समानता, दोनों का वर्क नेचर लगभग एक जैसा है। परंतु कई जगह स्थिति ऐसी होती है जहाँ चेयरमैन का कॉल लेना पड़ता है। ही बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, उसको ये सब चीज़ें देखकर एक दृढ़ता के साथ एक निर्णय लेना पड़ता है। तो एज ए चेयरमैन जब आप काम करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि आपका डिसीजन जो होता है वो लाखों युवाओं को प्रभावित करने वाला निर्णय होता है। आप एज ए मेंबर जब काम करते हैं तो उस लीडर को मजबूत करते हैं आप, क्योंकि लीडर अकेला कुछ नहीं होता है, उसकी जो मजबूत टीम होती है वही उसको लीड करवाती है। सक्सेस है तो लीडर के पास है, फेलियर है तो लीडर के पास है, बट दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टीम। बिल्कुल। और बतौर अध्यक्ष अगर हम बात करें, आयोग और अभ्यर्थियों के हित में आपने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं और इतने कम वक्त में, इसलिए जब नवाचारों की बात करते हैं या अभ्यर्थियों के जहन में एक भरोसे की बात करते हैं तो अप्रिशिएट किए जाते हैं आप सर, आपकी कार्यशैली अप्रिशिएट की जाती है। रणनीति आगे क्या है? और बेहतर और कुछ प्लानिंग होगी आपको कि आरपीएससी का जो एक चेहरा इतने सालों से बना हुआ, उस चेहरे को बदलने को लेकर भी?
देखिए, जो संस्थाएं होती है इसके अंदर एक विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है। अभी तक हमने जितना इसमें डेवलपमेंट किया है, जो नवाचार किए हैं, ये अंतिम दौर के नहीं है, ये प्रारंभ है। और आगे आने वाला समय है, जिस तरह से युवाओं के लिए डिमांड रहेगी कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसमें नवाचार हो, टाइम बाउंड प्रोग्राम हो। क्यों आज युवा जब आरपीएससी की तरफ देखता है तो वो एक ही काम देखता है कि उसको समय पर नौकरी मिले, समय पर परिणाम आए, समय पर हमारे यहाँ से रिकमेंडेशंस पहुँच जाए। तो सबसे पहला तो ये है कि टाइम बाउंड काम हमारा होना चाहिए और दूसरा ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। जो आशा का मंदिर अभ्यर्थियों का, युवाओं का है, उसमें विश्वास कायम रहना चाहिए। ऑन स्क्रीन मार्किंग ये एक नवाचार था जिसकी देश भर में प्रशंसा भी हो रही है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को इसे लेकर बताइए, कैसे जहन में आया और कैसे इसे इम्प्लीमेंट। बिल्कुल, ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है इसमें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पायोनियर रहा है। संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर यदि पहली बार किसी ने इस प्रणाली का प्रयोग किया है तो वो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने किया। मुझे याद है ये 2016-2017 की बात है, जब मैं एज ए मेंबर यहाँ काम कर रहा था। LK पवार साहब उस समय आरपीएससी के चेयरमैन थे, भगवत सिंह जी हमारे वहाँ जॉइंट डायरेक्टर थे, कुशवाहा जी थे, वो सेक्रेटरी थे। हम चारों ने बैठकर इसमें डिसीजन लिया कि जो युवाओं में भ्रांतियाँ चल रही है, जैसे अनेकों तरह की भ्रांतियाँ उस समय थी कि कॉपी खाली छोड़ देने से नंबर मिल जाता है, एक जिले की कॉपी आरपीएससी में आई है, वो किस जिले में जाएगी उसको लोग ट्रैक करते थे, मैं उसको नंबर दिला दूंगा। तो ये इतनी सारी भ्रांतियाँ युवाओं में रहती थी, जबकि इसमें कुछ होता नहीं था, सब भ्रांतियाँ थी। परंतु जो एक मेहनत करने वाला युवा था, उस युवा को ऐसा लगता था कि मेरे साथ कहीं अन्याय न हो जाए। तो उसकी भ्रांति के निवारण के लिए हमने OSM को, दैट इज़ कॉल्ड ऑन स्क्रीन मार्किंग, कॉपी हमारे पास आती है आरपीएससी के अंदर, हम इसको वहीं स्कैन करते हैं। स्कैन करने का उसका PDF बनाते हैं। जब उसका PDF बन जाता है तो ना ही तो उसमें फुल स्टॉप लग सकता है, ना उसमें से फुल स्टॉप हट सकता है। तो अभ्यर्थियों में ये सुनिश्चितता हो गई कि कॉपी खाली छोड़ देने से नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर तभी मिलेंगे जब आप उसमें उत्तर लिखेंगे। दूसरा, जो लोग ट्रैक करते थे कि कौन से जिले की कॉपी कहाँ जा रही है, तो अब कॉपी आरपीएससी से बाहर जाती ही नहीं है। सारी कॉपी हमारे वहाँ स्कैन रहती है, सर्वर में कॉपी रहती है। जो हमारे विद्वान आते हैं, थंब इम्प्रेशन से उसको एक कॉपी मिलती है। हो सकता है पहली कॉपी जोधपुर की हो, दूसरी कॉपी उसका धौलपुर की आए, तीसरी कॉपी बीकानेर की हो। तो वो कंसेप्ट खत्म हो गया कि एक जिले की कॉपी कहाँ जा रही है। अभ्यर्थियों में विश्वास पैदा हो गया कि जो कॉपी जांची जा रही है इसमें किसी भी तरह की अनियमितताएं नहीं है। इसलिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत और पढ़ने से ही नंबर मिलेगा। इसके लिए 2017 के अंदर गुजरात में ऑल इंडिया चेयरमैन्स नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने इसका एक प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन में दीदैन यूपीएससी के चेयरमैन थे और 29 स्टेट पीएससी के चेयरमैन थे। यूपीएससी के चेयरमैन ने मिनट्स के अंदर लिखा है कि बहुत ही अच्छा स्टेप है, और उसके बाद 18 से अधिक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग में आकर OSM की प्रणाली को जाना, पहचाना और अनेकों लोक सेवा आयोग ने उसको इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल। और सर, इसी पर जो आपने जवाब दिया और ये जो कॉन्सेप्ट था इसे लाने का, कम से कम हमारे वो व्यूवर्स जो अभ्यर्थी भी है, जो तैयारी भी करे, कम से कम वो ये सब चीज़ समझे कि अगर कोई बाद में बरगलाने की कोशिश करे, जैसे कि पैसे की डिमांड की जाती है, हम पास कराएंगे ये, तो उनकी बातों में अब नहीं आना है, क्योंकि अब किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल निराधार है ना। अब अभ्यर्थी जो है वो शिक्षित है, उस अभ्यर्थी को पता है कि जब कॉपी का PDF बन गया है तो PDF में एडिशन और डिलीशन नहीं होता है। नंबर 2, इसमें हमने एक सिस्टम भी एवेल्युएट करने का डेवलप किया है कि इतने प्रतिशत अंक से अधिक अंक किसी व्यक्ति के आते हैं तो वो कॉपी इवेल्युएटर 2 के पास जाती है, दोनों में डिफरेंस होने पर इवेल्युएटर 3 के पास जाती है। ये जो सिस्टम है बहुत ही ट्रांसपेरेंटली और बहुत ही मजबूती से इस सिस्टम को हमने डेवलप किया है। मुझे याद है हम जब चारों बैठे थे, पवार साहब वगैरह, तो उस समय चर्चा चली थी कि बिल्कुल नया सिस्टम है और हिंदुस्तान में पहली बार हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। यदि हम सक्सेसफुल रहे तो हम साइबर वॉरियर कहलाएंगे, और अगर किसी कारण से फेल हो गए तो हम साइबर शहीद हो जाएंगे। परंतु हम सक्सेसफुल रहे। हमने 3 RS के एग्जाम, RS 13, RS 16, RS 18 इससे एवेल्युएट कर लिया। AN एग्जाम हमने इससे एवेल्युएट किया। विधि रचनाकार का हमने इसे एवेल्युएट किया। इट इज़ अ बिग सक्सेस, और अनेकों PSC के चेयरमैन ने इसकी बहुत तारीफ की है और इसको इम्प्लीमेंट किया। और सर, आरपीएससी ने भी हाल ही में अपना एग्जाम कैलेंडर लॉन्च किया।
क्या वाकई में वक्त पर जो डेट्स हैं उसमें एग्जाम करा पाए, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज रहा है पहले भी, और अभ्यर्थियों के साथ दिक्कत यही रही है कि डेट्स तो आती है, अनाउंसमेंट होता है, फिर एग्जाम आगे बढ़ते रहते हैं और वो परेशान होते हैं। और इसलिए ये संशय सबके जहन में कि क्या कैलेंडर जो आया है डेट वो पूरी तरह से कामयाब रहेगा और उस पर आरपीएससी एग्जाम करा पाएगी। देखो, आपने वर्ड यूज किया चैलेंज, है ना। टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर हैव बी अ नेचर आल्सो, ओके। जब तक हम चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम व्यवस्थाओं को नहीं बदल सकते। नंबर एक, हमने जब कैलेंडर जारी किया तो ये इसका एक परिचय था दृढ़ता का, जिसका हमने निश्चय दृढ़ता के साथ किया है। ये 100% लागू होगा। जो तारीख, जो सप्ताह अभी हमने दिए हैं और आने वाले समय में हम तारीख भी देंगे, उसी तारीख के ऊपर परीक्षाएं होगी। अब जो पहले कहा जाता था कि परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो जाती है, वो किसी भी कीमत पर परीक्षाएं पोस्टपोन्ड नहीं होगी, एक्सेप्ट कोई पेंडेमिक या ऐसी स्थितियां आ जाएं जिसके कारण से अगर मजबूर होकर करना पड़े तो अलग बात है। बाकी अन्यथा किसी भी कीमत पर परीक्षाएं पोस्टपोन्ड नहीं होगी। समयबद्ध टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा, समय पर परिणाम आएगा और समय पर नौकरियां दी जाएगी। ठीक है, रिटर्न में तो, लेकिन इंटरव्यू में भी ऑन स्क्रीन मार्किंग का एक ये नवाचार है। इससे फायदा अभ्यर्थियों को और आयोग को कैसे होगा? हमने चर्चा शुरू की है कि जिस तरह से ऑन स्क्रीन मार्किंग रिटर्न एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली, सक्सेसफुल रहा है, तो हमने इस पर चर्चा शुरू की है कि दूसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। इसमें भी अभ्यर्थियों का कॉन्फिडेंस बढ़े और जो भी अनवांटेड डिस्कशंस रहते हैं वो उसमें नहीं हो, और अभ्यर्थी का जो आस्था का मंदिर है उसमें विश्वास कायम रहे। इसके लिए हमने बैठ के भी प्लान स्टार्ट किया है ऑन स्क्रीन मार्किंग का इंटरव्यू के अंदर। इसका मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। मॉड्यूल तैयार करने के बाद में हम संपूर्ण आयोग के अंदर इसकी चर्चा करेंगे, फुल कमीशन इसमें डिस्कस करेगा और उसके बाद में इसको लागू करेगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग लागू करने से क्या होगा कि जो एक तो परिणाम में देरी होती थी, क्योंकि 2000 बच्चों के मार्क्स को चढ़ाना, उसको चेक करना और रिजल्ट को डिक्लेयर करना जो टाइम लगता था वो घटकर लगभग 1 घंटे के अंदर ही सीमित हो जाएगा। पहले रिटर्न का जो रिजल्ट आता था उसमें 6 महीने 9 महीने भी लग जाते थे। हमने जैसे ही OSM स्टार्ट किया, हमने 60 डेज के अंदर रिजल्ट देना शुरू किया। इसी तरह से ऑन स्क्रीन मार्किंग होगा तो कोडेड होगा, कंप्यूटर से होगा, ये फास्ट होगा। नंबर 1। नंबर 2, कई बार अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि मेरा साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ, इसमें मेरे नंबर कम आए, तो उसके जहन में ये विचार रहता है कि कहीं फीडिंग में गलत नंबर तो नहीं चढ़ गए, मेरे तो 73 आने चाहिए थे 73, गलती से 37 तो नहीं चढ़ गए। ये उसके एक बिना मतलब का कन्फ्यूजन उसके दिमाग में घूमता रहता है। जब ऑन स्क्रीन मार्क होगा, ऑन स्क्रीन जो कंप्यूटर पे मार्क करेगा, वही बारकोड जाकर उसके उत्तर पुस्तिका के बारकोड से मैच होकर नंबर जोड़ेगा, तो उसको ये भी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा कि मेरे 73 थे या 37 थे। सारे जो विद्वान आ रहे हैं वो अपनी अपनी स्क्रीन पे मार्क करेंगे, तो बाहर एक ये भी अननेसेसरी डिस्कशन चलता है कि नंबर कौन देता है, नंबर कैसे दिए जाते हैं। जब हर व्यक्ति इंडिविजुअली अपनी स्क्रीन पर मार्क करेगा तो ये जो बिना अनवांटेड जो डिस्कशंस हैं इस पे भी रोक लगे और लोगों में एक विश्वास पैदा होगा कि बहुत ही निष्पक्षता के साथ ये कार्य किया जा रहा है, जो कि आरपीएससी अभी तक कर रही है। परंतु जो बिना मतलब के डिस्कशन से कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, उस कन्फ्यूजन को एरेडिकेट करने के लिए हमने ऑन स्क्रीन मार्किंग इन इंटरव्यू का प्लान किया। बिल्कुल, और ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और इसको जहन से हटाना ये बड़ा चैलेंज रहेगा आरपीएससी के लिए, जो नवाचार हो भी रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अगर हम पिछले 2 महीनों की बात कर ले तो आयोग के कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं, वर्चुअली जुड़ चुके हैं वो, और अभी स्थापना दिवस में भी उन्होंने तारीफ भी की थी आरपीएससी की कार्यप्रणाली की। इसे कैसे देखते हैं आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर विश्वास जताया और उन्होंने इसकी तारीफ की। देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो राज्य के लीडर हैं, है ना, मुख्यमंत्री हैं। युवा जो बेरोजगार हैं वो राज्य के लीडर की तरफ देखता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ देखता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब भी मेरी मीटिंग हुई, उनसे ये चर्चा रही है कि हम समयबद्ध तरीके से भर्तियों को भरें, जो बेरोजगार युवा हैं उनको समय पर परिणाम मिले और समय पर नौकरी मिले, ये उनकी सदैव चिंता रही है। उन्होंने कैलेंडर को लेकर भी चिंता जाहिर की, उन्होंने परिणाम को लेकर भी चिंता जाहिर की। दूसरी जो उनकी चिंता रहती है, निष्पक्षता की रहती है। तो जो हमने नवाचार किए, जो पहले हमारा कम्युनिकेशन गैप था, जब हमने उनको आरपीएससी के कार्यप्रणाली के बारे में बताया और हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर स्थापना दिवस पर उसको वेबसाइट पे अपलोड की, उस डॉक्यूमेंट्री को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देखा, कार्यप्रणाली को देखा, हमारे कमिटमेंट को देखा कि इन्होंने कैलेंडर जारी किया है और समयबद्ध तरीके से ये परीक्षाएं आयोजित करेंगे, परिणाम जारी करेंगे। इन सारी कार्यप्रणाली से उन्होंने हमारी कार्यप्रणाली की तारीफ की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्थापना दिवस के अंदर पूरे 90 मिनट तक हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे, हमें एनकरेज किया और युवाओं को ये मैसेज दिया कि उनके दिल में बेरोजगार युवाओं की चिंता है और उन युवाओं को वो रोजगार समय पर देना चाहते हैं,
सरकार युवाओं के लिए कल्याण के लिए कार्य करती है और सरकार के लिए भर्ती भरना राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्य है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक लाइन पर सोचकर युवाओं को समयबद्ध तरीके से रोजगार देना दोनों का ही उद्देश्य रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सर आप हमारे साथ हैं और बहुत सारे जो प्रदेश के खासतौर से युवाओं की नज़रें आप पर है कि आखिर आरपीएससी कर क्या रहा है। कम्युनिकेशन की भी बात होती है कि कितना जुड़ाव रख रहे हैं और क्या 1-to-1 कम्युनिकेशन हो पा रहा है नहीं। बहुत सारे सवाल उस पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। शख्सियत में हमारे साथ आरपीएससी चेयरमैन डॉक्टर शिव सिंह राठौर जी लगातार बने हुए हैं। सर एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। जैसे कि हम ब्रेक में जाने से पहले चर्चा भी कर रहे थे, एक अहम सवाल जरूर उठता है कि आरपीएससी के मुखिया के तौर पर बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप नवाचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार से आपकी अपेक्षाएं क्या है? सरकार, वैसे हम जो राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्य करता है, सरकार का उसमें पूर्ण सहयोग रहता है। सरकार से जहाँ तक अपेक्षा की बात है तो सरकार से एक तो मैं अपेक्षा ये करता हूँ कि हमें समय पर भर्तियाँ मिले। यदि सरकार हमें समय पर भर्तियाँ देगी तो हम उसको समय पर विज्ञापित करेंगे। जनरली बच्चों में ये भी कन्फ्यूजन रहता है कैंडिडेट्स के अंदर कि आरपीएससी के पास भर्ती है, वो विज्ञापित नहीं कर रही है, हमें नौकरी नहीं दे रही है। तो यदि हमें समय पर भर्तियाँ मिलती रहेगी सरकार की तरफ से तो हम उसको समय पर विज्ञापित करते रहेंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है उसमें प्रशासन इसमें हमें मदद करता है। प्रशासन ही सारे सेंटर्स वगैरह बुक करता है, तो इसका काफ़ी हमें सहयोग रहता है। और उसके अलावा जो भी अनेकों कार्य होते हैं उसमें सरकार का पूर्ण सहयोग हमें मिलता रहा है। समय पर भर्ती मिलना ये हमारी अपेक्षा रहेगी। जी जी। अमूमन देखा भी गया है कि आयोग के जो सदस्य होते हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी से होते हैं या फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि से होते हैं, लेकिन इस मिथक के इतर हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अच्छी बात है कि मैं जब यहाँ आयोग में आया तो मैं कोई तरह का बैगेज कैरी नहीं कर रहा था, है ना। जनरली जो सर्विस से आते हैं, किसी से आते हैं, तो वो एक बैगेज कैरी करते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा फायदे की ये चीज़ थी कि मैं किसी तरह का बैगेज को कैरी नहीं कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2 मैं कहना चाहूँगा, मैं एक बुक रीड कर रहा था, उसमें लिखा हुआ था 0 इज़ द बेस्ट फिगर टू स्टार्ट। अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो आप जो संस्था जैसा आपसे चाहती है, संस्था की जो अपेक्षाएं होती है उसके अनुरूप आप काम कर सकते हैं। परंतु यदि आप कोई ना कोई चीज़ 3 से 5 से 10 से स्टार्ट कर रहे हैं तो देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। तो जो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है वो कार्यप्रणाली में कभी न कभी बाधक बन जाता है। तो सबसे पहला फायदा ये हुआ कि मैं बिल्कुल फ्रेश था, हमने 0 से स्टार्ट किया। जो युवाओं को चाहिए था, जो संस्था को चाहिए था, उसके लिए हमने काम किया, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप बड़ी बड़ी क्रांतियाँ देखेंगे, जैसे हरित क्रांति के जनक है, ना ब्यूरोक्रेट थे ना पॉलिटिशियन थे। श्वेत क्रांति के जनक है, मिसाइल मैन है, मिसाइल मैन भी ना ब्यूरोक्रेट थे ना पॉलिटिशियन थे। इसलिए कि किसी टैग का लगा हुआ होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बल्कि आपका काम के प्रति डेडिकेशन, काम को सीखने की ललक और टाइम पर डिलीवरी का सेल्फ कमिटमेंट आपका होना चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, और ये एग्जाम्पल बन सकते हैं कि अगर किसी के जहन में हो तो ऐसा होना जरूरी है कि आप ब्यूरोक्रेसी से हो या फिर राजनीतिक पृष्ठभूमि से, तो ऐसा नहीं ऐसी है। आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी काम ही बयां करते हैं, आपका काम ही सब कुछ है, आपका सेल्फ कमिटमेंट ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे अनेकों अध्यक्षों के साथ हमने काम किया, वो ब्यूरोक्रेट भी थे, पुलिस सेवाओं से थे। हमारे साथ जो सेक्रेटरीज आते हैं, डीपीसीज में लोग आते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, उनकी भी कार्यप्रणाली हम लर्न करते हैं। कैंडिडेट सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई सिखाने वाला है तो वो कैंडिडेट है। जब वो साक्षात्कार में आपके सामने बैठता है तो केवल आप ही उससे नहीं पूछते हैं, बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाता है। तो कैंडिडेट जो आपको सिखा कर जाता है, बिकॉज कैंडिडेट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है आरपीएससी का, तो आप जो सीखते हैं वो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट से सीखते हैं। बिल्कुल, और देखने में ये भी आ रहा है, देखिए देश में नवाचारों का कहे सिरमौर अगर कोई है तो आरपीएससी बनता जा रहा है और नजर भी आ रहा है, कई राज्य से मान भी चुके हैं। आरपीएससी में ऐसा क्या है जो दूसरे पीएससी में नहीं है? मैं आपसे बात कहूँगा, किसी भी संस्था का निर्माण यदि होता है तो संस्था के कर्मचारी और अधिकारियों से होता है। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, मैंने मेरे जीवन में जो इस आरपीएससी में देखा है, इतने कमिटेड कर्मचारी और अधिकारी दूसरी संस्थाओं में भी होंगे, परंतु मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के कर्मचारी और अधिकारी 100% डेडिकेटेड हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझते हैं, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, उनके मन में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। तो ये जो आरपीएससी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, माननीय सदस्यगण हैं, इन सब के सहयोग से जो हम नवाचार कर पा रहे हैं, ये नवाचार का कारण इसके पीछे ही है।
और बतौर सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर भी हम देखें तो आप सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय रहते हैं। सोशल मीडिया की ताकत को कैसे देखते हैं आप? देखो, मेरा सदैव मानना है कि संवाद कायम रहना चाहिए। जब संवाद टूट जाता है तो कन्फ्यूज़न पैदा होता है, और जो कन्फ्यूज़न होता है वो कई सारी समस्याएं पैदा कर देता है। जैसे मैं ट्विटर पे हूँ और भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बच्चों से संवाद करता हूँ, तो जो कैंडिडेट मुझे जो सजेशंस देते हैं और कैंडिडेट मुझे कई सारी आरपीएससी की वर्किंग की प्रॉब्लम भी बताते हैं, तो मुझे उस ट्विटर के माध्यम से पता चलती है कि इनके ये प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? हम एक बंद कमरे के अंदर काम करते हैं, है ना। जो हमें सिखाने वाले हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो कैंडिडेट्स हैं। मुझे याद है एक कैंडिडेट ने मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन किया। उसने कहा मेरी वाइफ का आज एग्ज़ाम है और उसका एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है, हम पूरी रात सो नहीं पाए। तो मैंने कहा आप अपना रोल नंबर या अपना जो भी है आईडी वगैरह भेजिए। उन्होंने मुझे भेजा। मैंने बताया कि आपने कम से कम 4-5 फॉर्म भरे हुए हैं, आज आपके एक्स विषय का एग्ज़ाम है, आप वाई विषय के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसने एडमिट कार्ड निकाला, वो अपनी धर्मपत्नी को लेकर गया, एग्ज़ाम दिलाकर लेकर आया। वापस आके उसने लिखा कि मेरी पत्नी का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आपने जिस तरह से मेरी मदद की और मुझे एडमिट कार्ड मिला और उन्होंने एग्ज़ाम दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा लाइफ में अचीवमेंट है, इसको मैं याद रखूँगा। तो सोशल मीडिया से क्या होता है कि आप सभी कैंडिडेट से एक साथ नहीं मिल सकते हैं। कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, एक बेरोजगार युवा है, उसके पास किराया है या नहीं है, वो पैसा लेकर पहुंचता है अजमेर में, कहाँ ठहरेगा, कहाँ रुकेगा, फिर वो आरपीएससी में मिलने आएगा। इससे बेहतर है उसके मन में कोई संशय है, कुछ भी जानना चाहता है, तो वो मेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकता है, और उसकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं उसको हम रिप्लाई करते हैं, उसको हम बताते हैं। आयोग से लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। अपनी साख को बरकरार रखने के लिए आरपीएससी क्या कर रहा है कि ये उम्मीद, ये भरोसा कायम रहे? क्योंकि कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ, या फिर जैसा कि आपने कम्युनिकेशन की बात की, नहीं हो पाता था आरपीएससी से कम्युनिकेशन, या फिर लोगों की समस्या इतने ध्यान नहीं दिया जाता था, तो ये समस्या होती है और ये जहन में सवाल अभ्यर्थियों के भी उठते हैं। तो इस साख को बरकरार रखने के लिए और क्या कोशिश है आप लोगों की तरफ से? एक तो संवाद कायम रहना चाहिए जी। इसके लिए हम प्लान भी कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ हम वेबिनार करें, उस वेबिनार के अंदर उनके सुझाव आएँ और उस सुझाव के ऊपर हम उनको रिप्लाई करें, ताकि उनमें जो भ्रांतियाँ हैं, सबसे बड़ी बात है भ्रांति जो फैल रही है वो भ्रांति खत्म होनी चाहिए। यदि संवाद से भ्रांति खत्म होती है तो साख कायम रहेगी। यदि भ्रांतियाँ नहीं रहेगी और उनको टाइम पर डिलीवरी रिजल्ट मिलेगा तो साख बरकरार रहेगी। दूसरा, और अधिक से अधिक नवाचार और अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी और अधिक से अधिक ट्रस्ट। इस संस्था में अगर ट्रस्ट डेवलप रहेगा तो किसी भी तरह की समस्या नहीं हो सकती। ट्रस्ट डेवलपमेंट के लिए संवाद आवश्यक है और नवाचारों की आवश्यकता है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर भी ज़रूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि बेरोजगारों के बीच में इसे लेकर चर्चा भी है कि ये बेहतर स्टेप था। हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, कई वर्षों से इस पर काम चल रहा था पर लॉन्च नहीं हो पा रहा था। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे कार्यकाल के अंदर मैं इसको लॉन्च कर पाया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से जो समयबद्ध की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बच्चा जब अपना नाम भरता है, कैटेगरी भरता है, तो उसमें कभी ई मित्र से गलती हो जाती है, कभी स्वयं से गलती हो जाती है, फिर वो एग्जाम देने के बाद में कैटेगरी चेंज करवाने के लिए आता है। जो एग्जाम के बाद में कैटेगरी चेंज करना रूल में परमिसेबल नहीं है, जिस कारण से लिटिगेशन होता है और अनवांटेड डिले होता है। लिटिगेशन से केवल डिले नहीं है, वो जो बेरोजगार बच्चा है वो फीस में लग जाता है, उसके पैसा खर्च होता है, उसको मेंटल हैरेसमेंट होता है, उसको लगता है सफलता मेरे पास आकर मेरी छोटी सी गलती से निकल गई है। तो छोटी की गलती की वजह से उसके हाथ से सफलता नहीं निकले, अनवांटेड लिटिगेशन नहीं हो और इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आए, तो हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एक बार बच्चा, उसके कुछ हमने फिक्स कर दिए, जैसे उसका नाम है, पिताजी का नाम है, जन्म तिथि है, कैटेगरी है, वो वन टाइम भरेगा। अगली बार जब भी वो एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा तो वैकेंसी का नाम भरेगा, फीस देगा, बाकी जो उसकी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फैच हो जाएगी, जिससे लिटिगेशन नहीं होगा, बच्चे के अंदर हैरेसमेंट नहीं होगा। और लिटिगेशन नहीं होगा तो समय के ऊपर नौकरियां भरेंगे। लिटिगेशन नहीं होने से आयोग के लिए, अभ्यर्थियों के लिए और माननीय न्यायालय के ऊपर भी अनवांटेड प्रेशर नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, अब क्योंकि एग्ज़ाम के कैलेंडर भी लॉन्च हो चुका है, अभ्यर्थी भी तैयारी कर रहे हैं सब एग्ज़ाम के लिए, एक मैसेज उन अभ्यर्थियों के लिए जो बेरोजगार है लेकिन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम क्रॉस हो सके और आरपीएससी को लेकर भी अगर नेगेटिव कुछ जहन में है तो वो हट सके, कोई मैसेज? आरपीएससी को लेकर है और युवाओं के लिए अगर आप मैसेज की बात करते हैं तो युवाओं के लिए तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेहनत करें, लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारण के बाद उस लक्ष्य के प्रति मेहनत करें, आशान्वित रहें, सकारात्मक रहें, बड़े सपने देखें। और स्वामी जी ने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है
उस लक्ष्य पर आप संघर्ष करते रहिए। यदि आप लक्ष्य के साथ ईमानदारी से संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, 100% वो सफलता प्राप्त करेंगे। आज का युवा कल का भारत है, इसलिए मैं युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप मजबूत होंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा, और यदि राष्ट्र मजबूत होगा तो संपूर्ण विश्व के अंदर जो हमारी विश्व पताका थी वो पुनः फहराएगी। वो आज विश्व पताका उन युवाओं के हाथ के अंदर है। वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, मेहनत के साथ आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिव सिंह राठौर जी, आप आए, आरपीएससी चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। युवाओं को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन आप वक्त निकाल के हमारे साथ शामिल हुए इस शो में, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इतना तो तय है और आपने सुना भी कि अगर आरपीएससी को लेकर जहन में कुछ भी नेगेटिव ख्याल है, अगर पुराना कुछ एक्सपीरियंस भी है तो उसको पीछे छोड़िए। एकमात्र ध्यान रखिए बात कि आप एग्जाम के लिए डेट निकलती है, तैयारी एग्जाम कराना इनकी जिम्मेदारी है, तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी है। वक्त रहते तैयारी कीजिए, लक्ष्य को साधिए अपने, और बीच में कोई बरगलाता भी है, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें आती है, लोग कहेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी पहुंचे, तो किसी की कोई पहुंच नहीं है। ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ यहां भी काम हो रहा है, और ईमानदारी से आप भी अपनी तैयारी करिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।